दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एजीआर ड्यूज के बारे में कई वीडियो बना चुका हूं। पहले मैं अंग्रेजी में बनाता था, अब मैं हिंदी में भी काफी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। तो इसमें दोस्तों एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि लोग रेस करते रहते हैं वो ये कि जो टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, जैसे आरकॉम हो गया, एयरसेल हो गया, वीडियोकॉन हो गया, ये सारी कंपनीज जो कि बैंक्रप्सी में चली गई हैं, उनके करीब 40,000 करोड़ का जो ड्यूज बनता है, अगर देखिए टीएसपी अंडर इंसॉल्वेंसी 40,000 करोड़ का जो ड्यूज बनता है, ये ड्यूज क्यों नहीं रिकवर हो पा रहा है और इसको रिकवर करने के लिए डीओटी ने क्या किया? क्योंकि कई मेरे दर्शक पूछते रहते हैं कि आपने इसके बारे में क्यों नहीं वीडियो बनाया कि भाई डीओटी इसको कैसे रिकवर करेगी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, क्योंकि ये सारी की सारी जो मामला है वो इतना पेचीदा है, इसमें बड़ी आसानी से लोग एक बायस अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। क्योंकि जो करप्शन का मामला है वो इतना ज्यादा दिमाग में बैठ जाता है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ बायस हो जाते हैं कि ये कंपनी जो है शायद गलत कर ही रही होगी, ये कंपनी का पिछला रिकॉर्ड इस तरह से है तो ये ऐसे कर रही होगी, इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर में लोग बायस हो जाते हैं। मेरा मानना बड़ा सिंपल सा है, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, हम किसी के ऊपर बायस नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि मैंने सरकार के अंदर भी काम किया है, सरकार के बाहर भी काम किया है, मैंने देखा है कि दोनों स्पेस में ब्लैक शीप्स भी होते हैं और बहुत अच्छे लोग भी होते हैं गुड गुड इंटेंशन के। तो बायस नहीं होना है, हमको फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करने वाला हूं आज, ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए कि इन लोगों से डीओटी ने क्यों नहीं रिकवर किया। क्या उन्होंने कोशिश करी थी, डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन ने कोशिश करी थी इन कंपनी से 40,000 करोड़ रिकवर करने के लिए। तो ये मेरा जो है आज का प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो टाइटल देखिए, हाउ आरकॉम एंड एयरसेल एस्केप्ड एजीआर ड्यूज, केस सीक्वेंस एंड करंट स्टेटस। मतलब आज की तारीख में क्या करंट स्टेटस है। तो इसके लिए दोस्तों हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और हमको पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो दो इंपॉर्टेंट केसेस थे, उसके बीच में बहुत सारे और भी जजमेंट है, बट हम इन दोनों इंपॉर्टेंट केसेस को रेफरेंस मान के चलेंगे। एक तो 24 अक्टूबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का एजीआर का जजमेंट, जहां पे ऑपरेटर्स का सारा क्लेम कि नॉन टेलीकॉम पोर्शन को सेपरेट रखिए, टेलीकॉम पोर्शन को सेपरेट रखिए, और जितना भी लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम फी बनता है वो टेलीकॉम पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू को से कैलकुलेट करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, और ये जजमेंट बहुत ही मतलब लैंडमार्क जजमेंट है और ये माइलस्टोन है। उसके बाद में सितंबर 2020 में एक फॉलोअप ऑर्डर आया, जिसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट था जो डीओटी का, जो ये वाला जो मैं दिखा रहा था चार्ट, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट डीओटी का जो उन्होंने अपने मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में जो उन्होंने फाइल किया था 16 मार्च 2020 को, उसमें लिस्ट आउट किया था। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मान लिया और उसने उसको चेंज नहीं करने को अलाउ किया। बट इसी जजमेंट में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने जो ऑपरेटर्स जो कि बैंक्रप्सी फाइल किए थे उनके ऊपर में काफी डीप में एनालिसिस किया कि उनका बैंक्रप्सी बोनाफाइड है कि वो जानबूझ के बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, और ये जो एजीआर का जो जजमेंट है इससे बचने के लिए। और उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें एनालाइज करी, क्योंकि ये जितने भी बैंक्रप्ट ऑपरेटर्स हैं जिसके एजीआर ड्यूज डीओटी ने इस टेबल में लिस्ट किया हुआ है, इन्होंने स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग एंड शेयरिंग करी है एग्जिस्टिंग ऑपरेटर जो कि हेल्दी हैं, जिनके ऊपर में ड्यूज ऑलरेडी ऊपर वाले खाने में कैलकुलेटेड है। तो उसमें जो है उन्होंने ये पॉइंट भी एनालाइज किया कि जो ट्रेडिंग हुआ था स्पेक्ट्रम का और जो शेयरिंग हुआ था, उस शेयरिंग को अलाउ करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए डीओटी ने इनके जो ड्यूज हैं, ये सारे जो ड्यूज हैं 40,000 करोड़ को, इन लोगों से क्यों नहीं रिकवर किया उन्होंने, जिसमें रिलायंस जियो भी शामिल है। क्योंकि रिलायंस जियो का तो बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट था, 195 करोड़ उन्होंने पे कर दिया था, पर उन्होंने आरकॉम से स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग करी थी और शेयरिंग करी थी, उनसे क्यों नहीं रिकवर करा। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, ये वीडियो का लिंक क्योंकि अंग्रेजी में है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पर इस वीडियो में मैं इस चीज को बड़े मतलब एक you can say that I will discuss this in a very logical step by step manner, right, in order to settle
दिस पर्टिकुलर इशू विच आई हैव नॉट, मैंने इस इशू को इस तरह से कभी हिंदी में डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं इस वीडियो को उसके लिए यूज करना चाहता हूं। तो जो बैंकक्रप्ट ऑपरेटर्स हैं दोस्तों, उनके कितना ड्यूज हैं तो देख लेते हैं। बैंकक्रप्ट को ड्यूज जो मैंने आपको बताया था कि आरकॉम एंड आरटीएल का करीब 25,200 करोड़ का है, एयरसेल ग्रुप का कंपनी का 12,400 करोड़ का है, ये सब एंड वीडियोकॉन एंड छोटे छोटे अदर कंपनीज के ड्यूज हैं, सब मिला के मैंने आपको बताया था करीब 40,000 करोड़ का ड्यूज है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर था, टीडी सैट में आया था, जब डीओटी ने आरकॉम को बोला था, क्योंकि जब वो आरजीओ के साथ में स्पेक्ट्रम ट्रेड कर रहे थे और किया था उन्होंने, उस टाइम में डीओटी गई थी आरकॉम के पास में और कहा था कि भाई आपके सारे ड्यूज सेटल करने पड़ेंगे, नोन एज वेल एज अननोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो टीडी सैट का जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के एजीआर के जजमेंट के पहले का है, क्योंकि तब तक आरकॉम बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी थी शायद मेरे हिसाब से। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। उसमें इशू क्या था, हु बियर्स द पास्ट ड्यूज इन स्पेक्ट्रम ट्रेड, आरकॉम और आरजीओ। तो ये मैटर नोन ड्यूज का था और अननोन ड्यूज के भी थे जो टीडी सैट के अंदर डिस्कस हुआ है। और टीडी सैट ने क्या हेल्प किया, पास्ट ड्यूज स्टेज विद सेलर आरकॉम, बायर लायबल टू ओनली पोस्ट ट्रेड, इतना कहा था भाई। पोस्ट ट्रेड के बाद में जब ट्रेड हो गया उसके बाद में जो भी ड्यूज होंगे उस स्पेक्ट्रम का वो बायर्स लायबल है, ठीक है ना। तो ये टीडी सैट का जजमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। इस जजमेंट में टीडी सैट ने ये पैरा, आप वीडियो को फ्रीज करके देख सकते हैं, इसमें लिखा है इन दो सिचुएशन ऑल इट्स ड्यूज मेक्स ए डिफरेंट कलर, हेंस देयर शैल ऑल्सो बी इन सिचुएशन कंटेम्पलेटेड by the third sentence in paragraph 11, that is subsequent discovery of amount of dues which is not known to the parties at the time of the effective date of trade. Anyway, बहुत ही we can say legal point है, but मोटा मोटा इस पूरे जजमेंट का सार यही है कि आरकॉम इज लायबल टू ड्यूज, आरजीओ इज नॉट लायबल, बिकॉज ये पेटिशन भी बड़ा स्ट्रेंज पेटिशन है। अगर आप देखें पेटिशन के अंदर में जो प्रेयर है उसमें आरकॉम क्या कह रही है, डायरेक्ट एंड क्लैरिफाई अंडर द ट्रेडिंग गाइडलाइंस ऑफ 2010-2015 that the petitioner, which is Arcom, retains all dues and liability prior to the effective date of trade with RGO. Direct and clarify under the trading guidelines of 12-10-2015 the dues liability of the petitioner, which is Arcom, arising prior to the effective trade are not transferred to the buyer, which is RGO. And TDSAT agreed to Arcom's position because all spectrum was not traded, only a portion of spectrum was traded between Arcom and RGO, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में मैटर गई सुप्रीम कोर्ट के में। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक डिसीजन दिया, ये डिसीजन का डेट देखते हैं कौन सा डेट है, 2 जुलाई 2019 है ना। इसमें उन्होंने कहा है कि वी डू नॉट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफियर। ये डीओटी गई थी टीडी सैट में ये बोलते हुए कि वी डोंट एग्री विद द टीडी सैट जजमेंट, आरजीओ नीड्स टू पे ऑल द ड्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी डोंट फाइंड एनी रीजन टू इंटरफेयर विद द इम्पंज ऑर्डर डेटेड 26/2/2019 पास्ड बाय द टीडीसैट ट्राइब्यूनल, अकॉर्डिंगली वी अपील इज डिसमिस्ड। किसका अपील था, डीओटी का अपील था अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन। ओके, अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट, कैन यू सी दैट। तो इसका मतलब मैटर सेटल हो गया। अब क्या हुआ, 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसमें इस पॉइंट को इन्वेस्टिगेट किया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये 2020 का जजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप ये जजमेंट शुरू में देखें, स्टार्टिंग में देखें, और मैं आपको अपने पीपीटी में इसका समरी दिखाऊंगा, ये जजमेंट क्या था। इस जजमेंट में अंदर में वो सुप्रीम कोर्ट क्या करने की कोशिश कर रही थी। अब इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इश्यूज को एनालाइज किया। एक तो डीओटी का मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, जिसके अंदर में ये टेबल चिपका हुआ है, ये मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जिसमें उन्होंने पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज करने की बात करी थी। अगर आप देखें, अगर आप ऊपर जाएंगे, लेट मी जस्ट गो ऑन द टॉप एंड यू सी, इसमें उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक मॉडिफाइड पेमेंट जो है टर्म्स एंड कंडीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिकवरी के लिए फ्रॉम द कंपनीज ऑन एजीआर विच सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड ऑन 2019, उसको मॉडिफाई करने के लिए एक एप्लीकेशन डाला था। और सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को आप वेरीफाई करिए, जिसमें उन्होंने 20 साल का टाइम दिया था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को भी देखना था, और ये भी देखना था कि जो बैंकक्रप्ट ऑपरेटर्स हैं, जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप देखें जो कंपनीज इंसॉल्वेंसी में हैं,
उनके करीब 40,000 के जो ड्यूज हैं वो कैसे रिकवर करेंगे, वो कैसे, क्या वो डायरेक्टली रिकवरेबल है या जिनसे उन्होंने ट्रेड और स्पेक्ट्रम शेयर किया था उनसे रिकवरेबल है। स्पेशली देयर वाज अ फोकस ऑन रिलायंस जियो। तो सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं आप उसको सीधा आपको अपने पीपीटी में लेके जाता हूं, एक तो देखा था आपने कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में ये दोनों चीज मैं बता चुका हूं, जो कि एक तो उन्होंने अपना डिसमिस कर दिया ड्यूटीज प्लीज अगेंस्ट टीडी साइड ऑर्डर, राइट, जिसमें ड्यूटी ने टीडी साइड ने कहा था कि आरजीओ का कोई ड्यू बनता नहीं है ना। और सितंबर 1 2020 में ड्यूज क्रिस्टलाइज, जो कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट था, नो सेल्फ असेसमेंट वाज अलाउड एंड द इंसॉल्वेंट टेलकोस ड्यूज वर लिस्टेड सेपरेटली एंड इट वाज डिस्कस्ड टू सी वेदर दीज, देखा सुप्रीम कोर्ट ने देखा और एनालाइज किया कि क्या ये बोनोफाइड है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग जो उन्होंने इन ऑपरेटर्स ने फाइल किया। कौन से ऑपरेटर्स? ये ऑपरेटर्स एयरसेल, रिलायंस, आरकॉम, सिस्टमा, वीडियोकॉन, इन्होंने जो बैंक्रप्सी फाइल करी थी, क्या वो बोनाफाइड है क्या, या बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने इन चीजों को जो है इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग एंड शेयरिंग गाइडलाइंस को भी इवैल्यूएट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इन लोगों से कलेक्शन पॉसिबल नहीं है जो कि बैंक्रप्ट ऑपरेटर हैं, क्या मैं हम लोग जो है, जो ऑपरेटर जो हेल्दी हैं, उनसे कलेक्ट कर सकते हैं क्या? ये उन्होंने डिसाइड किया कि भारती एयरटेल हो गया, रिलायंस जियो हो गया, इनसे कलेक्ट कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने तो ट्रेड एंड शेयर किया था स्पेक्ट्रम, आपको याद हो, क्योंकि भारती ने भी जो है काफी सारा स्पेक्ट्रम जो है ये बैंक्रप्ट ऑपरेटर से उठाया, और रिलायंस जियो ने भी आरकॉम से स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग करी थी। तो इन्होंने ये इशू, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिंग एंड शेयरिंग वाला इशू डिस्कस किया, और ट्रेडिंग में सेटल बाय टीडीसैट प्लस 2019 जजमेंट पास ड्यू रिमेन्स विद द सेलर। और उन्होंने क्लियरली ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मेंशन किया है। अगर आपको मैं दिखाऊं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये रहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और अगर इसके नीचे जाएंगे तो वो अगर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है इस जजमेंट के अंदर में कि जो टीडीसैट के पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको उन्होंने रीइटरेट किया हुआ है। लेट मी जस्ट शो यू, लेट मी पॉज द वीडियो एंड कम बैक विद दैट। हाँ, सो देखिए इसमें दो पैरा डिस्कस हुए हैं। पहला वाला जो है पैरा जो डिस्कस हुआ है वो है किसका? शेयरिंग का, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग के थ्रू कोशिश करी थी कि भाई इनसे पैसा वसूल लिया जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं शेयरिंग, ये शेयरिंग का डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही शेयरिंग का डिस्कशन के नीचे आएंगे तो उन्होंने कहा ऑनगोइंग थ्रू एंटायर शेयरिंग गाइडलाइन इट डज नॉट स्टिपुलेट एनीथिंग अबाउट पास्ट ड्यूज ऑफ द शेयर्ड ऑपरेटर। तो उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। उन्होंने बोला कि शेयरिंग में तो कोई बनता नहीं है। फिर आप जाइए ट्रेडिंग के अंदर में। अब ट्रेडिंग में अगर आप देखें, ट्रेडिंग के अंदर में जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूं ट्रेडिंग कहां गया, या अगर आप दिस इज द पैरा ऑफ ट्रेडिंग, राइट। इसमें अगर आप देखें ये वाला पोर्शन ट्रेडिंग का है, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग है। अब ट्रेडिंग के अंदर नीचे जाएंगे तो उन्होंने सेम पॉइंट जो टीडीसैट ने अपने जजमेंट में रेज किया था, उन्होंने उसी पॉइंट को रिइटरेट किया है। अगर देखें 10 एज पर पैरा 11 ऑफ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइंस ऑफ 12/5/2015, कौन सा? ये वाला पैरा 11, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, राइट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? बोले एज पर पैरा 11 ऑफ स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइन एज वेल एज अ क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन कौन सा क्लैरिफिकेशन? ये वाला क्लैरिफिकेशन, ये देखिए, ये क्लैरिफिकेशन है डीओटी का, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप जाएंगे इसके अंदर, फिर बोलते हैं इन केस ऑफ पार्ट स्पेक्ट्रम इज अंडर सेल द लायबिलिटी ऑफ द परचेजर बायर विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट ड्यूज ऑफ द सेलर शैल नॉट अराइज। समझे ना, अगर छोटा सा स्पेक्ट्रम खरीदा आपने तो आपकी कोई लायबिलिटी बनती नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने टीडीसैट के जजमेंट को रिइटरेट कर दिया। तो पहले तो टीडीसैट के जजमेंट के खिलाफ डीओटी गई थी 2019 में, जो आपको दिखाया था मैंने कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम तो टीडीसैट के जजमेंट को इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वही मामला खत्म हो गया। बट इस जजमेंट के अंदर में उन्होंने दोबारा इस चीज को बोला कि अगर पार्ट स्पेक्ट्रम इज अंडर सेल द लायबिलिटी ऑफ द परचेजर बायर विथ रिस्पेक्ट टू पास्ट ड्यूज शैल नॉट अराइज in case where entire spectrum is sold. In that case, past dues of the seller shall be the liability of the buyer.
मतलब बायर की लायबिलिटी हो जाएगी। और उसमें एक और चीज बोला था, अगर कुछ ड्यूज अननोन है, मतलब नोन नहीं है पार्टीज का, तो एट द टाइम ऑफ द इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रेड, जैसे एजीआर ड्यूज टाइम में नोन नहीं था, इन सच सिचुएशन द लायबिलिटी ऑफ सच ड्यूज of the buyer and the seller would be jointly or severally and the government at the discretion is entitled to recover amount. इसमें ये देखिए कि in such situation liability of such dues will be buyer and seller jointly or severely and the government is at the discretion to entitle such to recover such amount. तो ये इनका जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसको मैंने सोचा कि आपके सामने इसको क्लियरली बता दूं और आपको समझा दूं। जैसे लिखा है September 2000 ट्रेडिंग प्रिंसिपल रिएटरेट नो टीडी साइट साइटेशन, जो मैंने बताया एससी रिएटरेट पैरा 11 ऑफ द 2015 स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग गाइडलाइंस एंड द डीओटीज क्लैरिफिकेशन। एंड उसमें उन्होंने कहा कि पार्शियल सेल नो लायबिलिटी ऑफ द सेलर, राइट, बट बायर में बियर द पास्ट ड्यूज अननोन जॉइंटली एंड उसमें इसका पता नहीं क्या इलीगल मतलब है। This mirrors TDSAT 2019 judgment, but SC stated it without citing TDSAT. उसमें जजमेंट में सेलर ड्यूज और टू द स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग शैल नॉट बी अपॉन द बायर, राइट, ये क्लियरली लिखा हुआ उन्होंने। उसके बाद में बोनाफाइड बैंक्रप्सी टेस्ट, मैंने आपको बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई ये जो बैंक्रप्सी फाइल किया है क्या बोनाफाइड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर्ड फाइलिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी रिकॉर्ड्स ऑफ आरकॉम, एयरसेल, वीडियोकॉन एंड SSTL. Objective was to test if the insolvency was bona fide or an escape route. तो उन्होंने किया होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, उन्होंने कहा डीओटी का क्या रिकवरी स्ट्रैटेजी है, डीओटी का रिकवरी स्ट्रैटेजी है स्पेक्ट्रम नॉट ए फ्री एसेट अंडर आईबीसी, जो आईबीसी की प्रोसीडेंट है, जो कोड है उसके अंदर में फ्री एसेट नहीं है। नो ट्रांसफर यूज अनलेस ड्यूज आर क्लियर, मींस एसेट ही नहीं है, डीओटी कह रही है एसेट ही नहीं है। अगर आप देखें आईबीसी का डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ खोल रखा हुआ है, इसमें ये जो है क्लॉज 18 है, ड्यूटीज ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन, इसमें सेइंग टू टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी एसेट ओवर विच ए कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑफ द डिसिपोजिटरी सिक्योरिटी ऑफ एनी अदर रजिस्ट्री रिकॉर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। जब उनके पास में ओनरशिप ही नहीं है ना, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ओनरशिप ही नहीं है, तो इसका मतलब ही नहीं निकलता। तो एनसीएलटी ने अब 2021 में अफर्म डीओटी स्पेक्ट्रम ट्रांसफर्ड एंड ब्लॉक अंटिल डीओटी, इसका मतलब इनसॉल्वेंसी में स्पेक्ट्रम को आप बेच नहीं सकते। तो जब स्पेक्ट्रम ही बेच नहीं सकते तो आप वहां से कैसे रिकवर करोगे, और आप बायर से रिकवर नहीं कर सकते। और पास ड्यूज तो वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, और टीडी सैट के अंदर में तो उन्होंने यहां तक ही बोल दिया कि इवन अननोन ड्यूज भी जो है वो भी आप बायर से रिकवर नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा था। तो करंट स्टेटस क्या है, आरकॉम स्टिल अंडर इंसॉल्वेंसी, स्पेक्ट्रम अनसोल्ड है, ड्यूज आर अनरिकवरेबल, एयरसेल अपील पेंडिंग इन एससी, है ना, एंड लिस्टेड इन 2000, इट वाज लिस्टेड, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड जियो इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आरकॉम पास्ट ड्यूज लायबिलिटी ऑन इट्स ओन एजीआर, जो उन्होंने पे कर चुकी है। तो विल डीओटी एबल टू रिकवर आरकॉम्स एंड एजीआर, मुझे तो नहीं लगता। इंसॉल्वेंट स्टेट थिन आफ्टर सिक्योर्ड क्रेडिटर, स्पेक्ट्रम सेल ब्लॉक, नो बायर एपेटाइट, विदाउट पॉलिसी शिफ्ट वेवर इक्विटी रिकवर इज अनलाइकली। सो दोस्तों मोटा मोटा यह है कि डीओटी ने पूरी कोशिश करी थी रिकवर करने के लिए। वो टीडी सैट गई, मतलब आरकॉम टीडी सैट गया, और आरकॉम ने बोला कि डीओटी को आप मना करिए कि वो हमसे, मतलब आरजीओ से मेरे लायबिलिटी रिकवर करें। और उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया टीडी सैट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया, और वो गए सुप्रीम कोर्ट, डीओटी सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं उनके जजमेंट को, बोला भाई टीडी सैट के जजमेंट है वही करो। और 2020 में यही चीज को रिएटरेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जब करने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया आप जो है जिन लोगों से ट्रेड किया या शेयर किया वहां से रिकवर कर नहीं सकते, तो अब कहां से रिकवर करोगे आप बताइए। हाँ, भारती के केस में रिकवरी थोड़ा पॉसिबल है, इसलिए भारती ने अपने एनुअल स्टेटमेंट में लिखा है कि जो ये जो अमाउंट है जो उन्होंने प्रोविजन में डाला हुआ एक्स्ट्रा ऑन द टॉप ऑफ देयर एजीआर जजमेंट ड्यूज, उन्हें कहा कि ये इसमें से बहुत सारा अमाउंट इंडेमनिफाइड है टाटा एंड टेलीनॉर से, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। तो शायद ये रिकवर हो जाए अगर टाटा टेलीनॉर पैसा दे दें जो उनका है, जो मैंने ऑलरेडी समझाया था, आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
बट आरकॉम के ड्यूज तो फिर भी रिकवर नहीं होंगे, और एयरसेल यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। इसमें देखिए कहाँ है एयरसेल, एयरसेल यहाँ मेंशन नहीं है। तो मेन क्वेश्चन ये था कि क्या आरकॉम एंड एयरसेल के ड्यू रिकवरेबल हैं? मेरे हिसाब से नहीं है। डीओटी ने कोशिश करी थी, हाँ डीओटी ने कोशिश करी थी, कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने उस डीओटी के एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गया, और सुप्रीम कोर्ट का 2020 सितंबर का जजमेंट में भी क्लियरली बोल दिया भाई आप जो हेल्दी ऑपरेटर है आरजीओ उनसे नहीं कलेक्ट कर सकते, आपको बैंक्रप्सी के थ्रू ही कलेक्ट करना पड़ेगा, और एनसीएलटी के ऊपर पूरा छोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो परसेप्शन बन जाता है हमारे यहाँ पे कि बिना पढ़े बिना समझे कुछ भी बायस बना लेना किसी टॉपिक के ऊपर में, और कह देना कि डीओटी ने आरकॉम एंड आरजीओ को, आरकॉम को छोड़ दिया, रिलायंस जियो को छोड़ दिया, एयरसेल को छोड़ दिया। अब डीओटी ने कहां छोड़ा? डीओटी तो कोशिश कर रही थी, हाँ ये अलग बात है, ये लोग डीओटी के पॉलिसी के कारण बैंकरप्ट हो गए, वो अलग मुद्दा है। डीओटी की खराब पॉलिसी, स्पेक्ट्रम पॉलिसी, ऑक्शन पॉलिसी, उसके कारण ये लोग बैंकरप्ट हो गए, मुद्दा अलग है, 2G स्कैम। बट डीओटी ने तो कोशिश करी थी ना रिकवर करने के लिए, सही है कि नहीं है बताइए? तो इस तरह का जो परसेप्शन बनाना, बिना पढ़े बिना समझे कुछ भी बोल देना, ये सही नहीं है। मेरा मानना यह है कि इश्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए। आप किसी के खिलाफ बायस नहीं हो सकते, क्योंकि डीओटी के अंदर में ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत ही ऑनेस्ट हैं, बहुत ज्यादा मेहनती हैं। हर जगह पे आपको हर टाइम ब्लैक शिप्स नहीं मिलेंगे। हाँ कुछ चीजें हैं जो कि सरकार में पॉसिबल नहीं है ठीक से करने का। मैं भी तो सरकार में था, मैं जानता हूं सिस्टम को, कि सरकार में जो मर्जी आप कर नहीं सकते। तो ये कहना कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार, अरे सरकार करने की कोशिश कर रही, बट सरकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, सरकार के अंदर जो खामियां हैं, उनको ढूंढ के आप क्रिटिसाइज करिए ना। सिर्फ बोल देना कि भाई डीओटी नहीं कलेक्ट कर पा रही है, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। अब जहां पे आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए, जहां पे उनको बोलना चाहिए, वहां तो बोलेंगे नहीं, एक बायस बना लेते हैं आप लोग, वो सही नहीं है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बनाना इतना डेप्थ में क्यों जाता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। हर कुछ नुआंस्ड होता है, कोई भी चीज सही तरीके से नजर नहीं आती है जब तक आप उसको पढ़ते पढ़ते जो है देखो नहीं उसको ठीक से। इसलिए दोस्तों अंत तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम।